हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मृदा प्रदूषण एवं मृदा अपरदन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण से पहले हम मृदा के अर्थ को जानते हैं कि मृदा होती क्या है, किसे कहते हैं मृदा। देखिए, मिट्टी किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति होती है। मानव की भोजन, वस्त्र और मकान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कच्चा माल मिट्टी ही उपलब्ध कराती है, इसलिए मिट्टी को जननी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कच्चा माल कहाँ से आता है? मिट्टी से ही आता है, मिट्टी ही उपलब्ध कराती है। यहाँ पे मृदा की एक डेफिनेशन दी गई है हैमंड बेनेट के अनुसार कि मृदा या मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो पैतृक चट्टानों से प्राप्त शैल चूर्ण एवं वनस्पतियों के योग से निर्मित है। तो एच बेनेट ने क्या बताया है कि मृदा जो हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस है उस पर जो पेरेंटल चट्टान है, जो पैतृक चट्टानें हैं और उस पर पाए जाने वाले जीवाश्म के योग से निर्मित है। ठीक है, तो इस प्रकार मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का मिश्रण होती है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर विकसित होते हैं। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। सोइल पोल्यूशन प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों अथवा दोनों कारणों से मृदा की गुणवत्ता में हुए ह्रास को मृदा प्रदूषण कहते हैं। देखिए, चाहे वो मानवीय कारक हो या प्राकृतिक कारक हो या दोनों ही कारक एक साथ हों जिनसे मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है या ह्रास होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता में ह्रास या अवनयन निम्न कारणों से होता है। तीव्र गति से मृदा अपरदन। ठीक है, तो तीव्र गति से मृदा अपरदन कैसे होगा? जब वर्षा वहाँ पे अधिक हो रही होगी या पानी की गति बहुत अधिक होगी या हवा की गति बहुत अधिक होगी, तो क्या होगी? वहाँ किसी क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी को वो अपरदित करके अपने साथ ले जाती है। तो जितनी ज़्यादा गति होगी हवा की या पानी की, उतनी ही जल्दी वो सतह अपरदित हो जाएगी। इससे वहाँ के जो उपजाऊ मिट्टी है वो भी बहकर अपरदित होकर चली जाती है। मिट्टियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में कमी। देखिए, मिट्टियों में बहुत से, कह सकते हैं कि हजारों लाखों जीव निवास करते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। जैसे केंचुए को तो किसानों का मित्र ही कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी को पलटने का कार्य करता है। ठीक है, मिट्टी में छेद करके, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि छेद करके नीचे की मिट्टी को ऊपर लाता रहता है, ढेर मार देता है। तो इस तरह बहुत सारे जीव हैं, अगर वे नष्ट हो जाएंगे तो फिर मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, मिट्टी में प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट है मिट्टियों में नमी की आवश्यकता से अधिक या बहुत कम होना। देखिए, मिट्टी को उपजाऊ रहने के लिए निश्चित मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। यदि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगी?
उसमें प्रदूषण या प्रदूषित हो जाएगी। नेक्स्ट है तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव। तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव से भी मृदा प्रदूषण होता है। मिट्टियों में ह्यूमस की मात्रा में कमी और मिट्टियों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का प्रवेश एवं सांद्रण। ठीक है, या तो जो उसके जो जीवाश्म हैं, जो जीव हैं उसमें जो निवास कर रहे हैं तो नष्ट हो जाए, या उनमें या और जो प्रदूषक हैं जो विभिन्न प्रकार के उनका प्रवेश हो जाए तो भी मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। तो इसे ऐसे ही बहुत सारे कारक हैं, जैसे खनन कार्य। मान लीजिए कोई क्षेत्र है और उसमें हम खनन कार्य कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वहाँ पे डस्ट उड़ेगी खनन कार्य से, और वहाँ का जो क्षेत्र है वो मिट्टी है वो भी तहस नहस हो जाएगी। व्यापक वन विनाश। देखिए वन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वनों का भी एक विशेष महत्व है। वर्षा कराने में, हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में, जड़ी बूटियाँ उपलब्ध कराने में, फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ उपलब्ध कराने में। लेकिन जब हम व्यापक स्तर पर इनका विनाश करेंगे और दूसरे पौधरोपण या वन रोपण नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो समझ लो बस हमारा ही विनाश होगा। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक चराई, ओवरग्रेजिंग। तो अत्यधिक चराई से कैसे मृदा प्रदूषण होगा? देखिए जब पशु के जो खुर होते हैं वो मिट्टी को काटते हुए, चिकलते हुए चलते हैं तो क्या होगा, उससे बार बार जब पशु वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे चरेंगे घास को तो वो मिट्टी वहाँ की ढीली हो जाती है, बारीक हो जाती है, और जब हवा आती है या पानी आता है बहता है तो वो मिट्टी अपरदित होकर अन्यत्र चली जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग एवं मरुस्थल में प्रसार, नहर द्वारा गहन सिंचाई। देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे ही मृदा प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है और मरुस्थल में प्रसार हो रहा है क्योंकि पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है निर्माण कार्य। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए रहन सहन के लिए, काम करने के लिए, ऑफिस, इन सब के लिए निर्माण कार्य की आवश्यकता होती है। तो जब निर्माण कार्य होगा तो क्या होगा, बहुत से प्रदूषक होंगे, उनमें से मृदा प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फिर प्रदूषित जल से खेतों की सिंचाई। देखिए भाई अगर जल पहले से ही प्रदूषित है, अगर हम उससे सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, वह प्रदूषित जल पौधों की जड़ों में जाएगा, हमारी फसलों की जड़ों में जाएगा और वो पौधों में भी उसका अंश आ जाएगा और वो फिर उससे हमारे जो उसको हम यूज करेंगे खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे शरीर में भी आएगा। तो ये सब मृदा प्रदूषण के कारक थे। अब नेक्स्ट है मृदा अवनयन या मृदा अवकर्षण, सोयल डिग्रेडेशन। देखिए ये इम्पोर्टेंट है भाई, वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है कि मृदा अवनयन या शॉर्ट में कि मृदा अवनयन या मृदा अवकर्षण क्या है या मृदा ह्रास क्या है। तो मृदा में उर्वरता के ह्रास को ही मृदा अवकर्षण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब मृदा है और उसकी उर्वरता में ह्रास होने लगता है किसी भी कारण से तो तब उसे ही मृदा अवकर्षण कहते हैं। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा मृदा के दुरुपयोग एवं अपरदन के कारण मृदा की गहराई या परत की मोटाई कम हो जाती है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृतिक संरचना,
पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। अब नेक्स्ट है मृदा अपरदन, सोयल इरोजन। मृदा अपरदन का तात्पर्य है कि मृदा के ऊपरी संस्तरों का विनाश। मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन मिट्टी की सबसे भयंकर समस्या है। ठीक है, मिट्टी अपरदन मिट्टी की सबसे भयंकर समस्या है और मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, क्रीपिंग डेथ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं या क्या होती है क्रीपिंग डेथ। तो मृदा अपरदन को ही रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, याद रखना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का मत है कि यदि किसी देश की मिट्टी कटकर नष्ट हो जाए तो वहां के मनुष्यों को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगेगा। मृदा अपरदन में वायु व जल का प्रमुख हाथ रहता है। हाथ यानी सहयोग रहता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में मिट्टियां वायु द्वारा प्रभावित होती रहती हैं, जबकि अत्यधिक वर्षा वाले भागों में जल द्वारा मृदा का अपरदन होता है। जल द्वारा होने वाला मृदा का अपरदन दो प्रकार का, वैसे तो कई प्रकार का होता है लेकिन यहाँ पे हमने दो ही प्रकार का लिखा है। लगभग 4 या 5 प्रकार का होता है मृदा अपरदन। ठीक है, अवनलिका अपरदन, पृष्ठीय अपरदन और एक है बूंद अपरदन, स्प्लैश इरोजन। एक है फिर रील इरोजन और एक है स्ट्रीम चैनल इरोजन यानी धारा चैनल अपरदन। तो अवनलिका अपरदन यानी गली इरोजन क्या होता है, यानी कि जब भूपृष्ठ पर नालियां बन जाती है तो ऐसे अपरदन को अवनलिका अपरदन कहते हैं। अधिक अवनलिका प्रभावित क्षेत्र को बीहड़ भूमि, बेडलैंड या खड़ भूमि या उत्खात भूमि कहते हैं। भारत में चंबल नदी के किनारे अवनलिका अपरदन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है फिर पृष्ठीय अपरदन, शीट इरोजन। यह मृदा अपरदन की व्यवस्था है जिसमें मृदा की परतें उखड़ उखड़ कर जल के साथ प्रवाहित होती रहती हैं। यह जुते हुए खेतों, वृक्ष विहीन भूसतह तथा ढालू भूमि पर पृष्ठीय अपरदन तेजी से होता है। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में पृष्ठीय अपरदन के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं। ये कह रहा भाई जो पृष्ठीय अपरदन, जो शीट इरोजन होता है, बहुत ही बारीक अपरदन होता है। और कब होता है और कहाँ होता है? जुते हुए खेतों में, वृक्ष विहीन भूसतह यानी कोई समतल मैदान है और उस पर कोई वृक्ष नहीं है, ढालू भूमि पर पृष्ठीय अपरदन तेजी से होता है। स्थानांतरणशील कृषि प्रदेशों में पृष्ठीय अपरदन के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फिर मृदा अपरदन के कारण। वर्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ रेन। देखिए भाई, ये कह रहा कि वर्षा की प्रकृति अपरदन के लिए प्रमुख कारक है, क्योंकि वर्षा जितनी तेज होगी और मोटी बूंदों के रूप में होगी उतना ही सरफेस उतनी जल्दी अपरदित होगा, और जितनी बूंद बारीक होगी और धीमी होगी उतनी ही देर से अपरदन होगा। नेक्स्ट है भूमि का ढाल। देखिए, अगर किसी ढालू सतह पर पानी बह रहा है, अगर ढाल तीव्र है तो वो अपरदित बहुत तेजी से होगा, जबकि अगर ढाल समतल है, समतल मैदान है कोई, तो वहाँ पे क्या होगा? अपरदन बहुत धीरे से होगा। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए, झूमिंग कृषि क्या होता है भाई? सबसे पहले तो आप यही जानिए। देखिए, पूर्वी क्षेत्रों में, या कह सकते हैं जो आदिवासी क्षेत्र हैं जंगलों में,
जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, जंगलों को साफ करके वहाँ पे जो परंपरागत तरीकों से जो कृषि कहते हैं उसे झूमिंग कृषि कहते हैं। तो परंपरागत साधनों से कैसे, जैसे कि पुराने हल या फावड़ा आदि से वो कृषि करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो क्षेत्र या खेत छोटे होते हैं और उसमें वो खाद भी नहीं डालते, ना पानी देते, ना निराई गुड़ाई करते। ठीक है। और जब 2-4 साल के बाद वहाँ की उर्वरकता खत्म हो जाती है, यही सेम प्रोसेस वो दूसरी जगह करते हैं। इसीलिए उस कृषि को शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। मृदा की संरचना, सोइल स्ट्रक्चर। देखिए भाई, अगर किसी क्षेत्र में, जैसे कि अपने यूपी में ले ले, भारत में जो नॉर्थ रीजन है, उत्तरी विशाल मैदान, वहाँ पे नदियों द्वारा ये अवसादों से जमा हुआ है, तो ये बहुत ही कोमल है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है। इसलिए ये यहाँ पे जल्दी अपर्दन हो जाएगा। जबकि अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएं तो पठारी क्षेत्र है और लावा से निर्मित है, इसलिए वो बहुत देर से अपरदित होगा क्षेत्र। इसलिए मृदा की संरचना भी प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है अत्यधिक पशुचारण। अभी आपने ऊपर पढ़ ही लिया कि जैसे पैर के खुर से जो है बार बार वो मतलब चिकली जाती है मिट्टी या घास, इसलिए वहाँ पनप नहीं पाती दोबारा से। वन विनाश या निर्वनीकरण, सॉरी ये वन विनाश दो बार लिखा, मेरे प्रिंटिंग मिस्टेक। वन विनाश या निर्वनीकरण, डिफोरेस्टेशन। वनों को जलाना या काटना ही, उनका विनाश करना ही वन विनाश कहलाता है। तो ये मृदा अपरदन के कुछ प्रमुख कारक थे। अब इसमें है मृदा अपरदन नियंत्रण के उपाय, मेजर्स ऑफ प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अवनलिकाओं की भराई, यानी कि जहाँ पे पानी द्वारा गहरी गहरी नालियाँ बन गई हैं समतल मैदानों में, खेतों में, उनकी भराई की जाए। ठीक है। और ये ध्यान रखा जाए कि पानी की गति उस क्षेत्र में तीव्र ना हो, मंद गति होनी चाहिए, ताकि आगे फिर से वहाँ पे अवनलिका न बन जाए। नेक्स्ट है नियंत्रित पशुचारण। पशुचारण नियंत्रित होना चाहिए ताकि मृदा अपरदन न हो सके। समोच्च जुताई तथा वेदिकाकरण। ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करने से जल के साथ बहकर आने वाली मिट्टी को रोक लेने से अपरदन की शक्ति कम हो जाती है। पहाड़ी भागों में वेदिकाकरण यानी कि सीढ़ीदार कृषि करने से वर्षा का जल रुक रुक कर नीचे आता है तथा अपने साथ बहाकर लाई हुई मिट्टी को निक्षेपित करके आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है मिट्टी में जैव पदार्थों एवं जल की उपस्थिति। मिट्टी में जैव पदार्थों एवं जल को एक निश्चित मात्रा में सदैव बनाए रखना मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त माना जाता है। इससे मिट्टी के निर्माण की सहज प्रक्रिया कभी बाधित नहीं होती और मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। प्रसिद्ध मृदाशास्त्री एच बेनेट या हेमंड बेनेट का मत है कि जल के बिना मिट्टी मरुस्थल है और मिट्टी के बिना जल व्यर्थ है। नेक्स्ट है वनस्पति आवरण तथा वृक्षारोपण। मिट्टी अपरदन को रोकने में सतह पर वनस्पति का होना अति आवश्यक है। क्योंकि ये मिट्टी को अपने जड़ों के द्वारा बांधे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, वहां पे अपरदन नहीं होने देते। और कहीं पे वन नहीं है तो वहां पे वृक्ष लगाइए, वन रोपण कीजिए।
नेक्स्ट है फिर स्थानांतरणशील कृषि पर प्रतिबंध, कंट्रोल ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए जो स्थानांतरणशील कृषि है उस पर तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि यह आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी। नेक्स्ट है फिर टपक सिंचाई। देखिए उत्तरी भारत में जो कृषि में जो सिंचाई करते हैं वो नलकूपों द्वारा करते हैं, और नलकूपों से कैसे लगातार पानी खेतों में जाता रहता है, एक तरफ से खेत भरते हुए चलते हैं, तो उससे ज़्यादा पानी की खपत होती है, ज़्यादा पानी लगता है खेतों में। अगर हम वहाँ पे टपक सिंचाई यूज करें तो पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होगी उस कृषि को करने के लिए, तो जल भराव की समस्या नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे टपक सिंचाई को महत्ता दी गई है। तो भाई ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी की समझ में आ गया होगा टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।